नमस्कार। हमारे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री इनसाइट्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने फ्रांस के सम्राट लुई 14वें और लुई 15वें के शासनकाल के दौरान असंतोष के बीज बोने की प्रक्रिया को समझा। अब आज हम उस समय के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को देखेंगे जिसने इस असंतोष को बढ़ावा दिया और जिससे क्रांति की नींव तैयार हुई। 18वीं सदी का फ्रांस एक ऐसी सामाजिक संरचना में बसा हुआ था जो असमानता से भरी हुई थी। इस समय का फ्रांस एंशियन रेजीम नामक प्रणाली में जी रहा था, जिसमें समाज 3 बड़े हिस्सों में बंटा हुआ था। प्रथम वर्ग यानी क्लर्जी, द्वितीय वर्ग यानी नोबिलिटी और तृतीय वर्ग यानी कॉमनर्स। प्रथम वर्ग यानी क्लर्जी, धर्मगुरु वर्ग के लोग फ्रांस के धार्मिक मामलों को संभालते थे। यह वर्ग, जो फ्रांस की आबादी का लगभग 1% था, चर्च के प्रमुख पदों पर आसीन था। इन्हें न केवल धार्मिक अधिकार प्राप्त थे, बल्कि यह वर्ग करों से भी मुक्त था। इसका मतलब यह था कि धर्मगुरु को राज्य द्वारा लगाए गए अधिकांश करों का भुगतान नहीं करना पड़ता था, जबकि आम लोग इन करों का बोझ झेल रहे थे। इसके अलावा चर्च के पास अपनी बड़ी जायदादें और संपत्ति भी थीं, जो उसे और भी समृद्ध बनाती थीं। तो द्वितीय वर्ग यानी नोबिलिटी, फ्रांस की कुलीनता, जो लगभग 2% की आबादी का हिस्सा थी, पुरानी प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। इस वर्ग को न केवल करों से छूट थी, बल्कि इन्हें न्यायपालिका और सेना जैसे प्रमुख पदों पर भी बैठने का अधिकार था। इसके अलावा कुलीनों के पास बड़े बड़े ज़मीनें और संपत्तियां थीं, जिनसे वे अपनी शक्ति और वैभव बनाए रखते थे। जैसे धर्मगुरु वर्ग, यह वर्ग भी करों से मुक्त था, जबकि तृतीय वर्ग पर यह भार बढ़ता जा रहा था। तृतीय वर्ग यानी आम लोग। अब सबसे बड़ा और सबसे गरीब वर्ग तृतीय वर्ग। इस वर्ग में किसान, कारीगर, व्यापारी और बुर्जुआ, जिन्हें हम आज के उच्च मध्य वर्ग से जोड़ सकते हैं, शामिल थे। तृतीय वर्ग फ्रांस की लगभग 97% आबादी का हिस्सा था। यह वर्ग सबसे अधिक करों का भुगतान करता था, जबकि इसके पास सरकार में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तृतीय वर्ग की अधिकांश जनता भूख, गरीबी और असमानता से जूझ रही थी। इस असमान समाज में एक गहरी असंतुष्टि घर कर गई थी। तृतीय वर्ग के लोग यह महसूस करने लगे थे कि उन्हें न केवल करों के बोझ में दबाया गया है, बल्कि उनका जीवन भी कुलीनों और धर्मगुरुओं के मुकाबले कहीं अधिक कठिन है। अब बात करते हैं 18वीं सदी की आर्थिक स्थिति की। फ्रांस के खजाने की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। 7 साल का युद्ध और अन्य युद्धों ने राज्य के खजाने को खाली कर दिया। इन युद्धों के कारण फ्रांस को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। फ्रांस के राजा और उनके मंत्रियों ने इन वित्तीय संकटों से निपटने के लिए आम जनता पर भारी करों का बोझ डाल दिया। तृतीय वर्ग पर करों का बोझ बढ़ा, जबकि कुलीन वर्ग और धर्मगुरु को इनसे मुक्त रखा गया। यह असमानता और बढ़ी, जिससे तृतीय वर्ग में गहरी नाराज़गी फैल गई। अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं भी थीं। किसानों को फसल की सही कीमत नहीं मिलती थी, जबकि बाजार में खाने पीने की चीज़ों की कीमत बढ़ती जा रही थी। तृतीय वर्ग के लिए बुनियादी जीवन यापन भी मुश्किल हो गया था, और राज्य की नीतियां केवल कुलीन वर्ग के हितों को ही ध्यान में रख रही थीं। इस असमानता और आर्थिक संकट ने लोगों के बीच एक नई सोच को जन्म दिया। प्रबोधन यानी एनलाइटनमेंट के विचार धीरे धीरे फ्रांस में फैलने लगे थे। यह विचार न केवल सरकार की असमानता को चुनौती देते थे, बल्कि उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के विचारों को भी प्रोत्साहित किया। जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो जैसे दार्शनिकों ने विचारों का प्रसार किया कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का हक है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इन विचारों ने फ्रांस के तृतीय वर्ग के लोगों में एक नया आत्मविश्वास और उम्मीद पैदा की। तृतीय वर्ग के लोग अब यह महसूस करने लगे थे कि उनका जीवन केवल करों और शोषण से नहीं भर सकता। उन्होंने अपनी स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। इस समय तक बुर्जुआ वर्ग, जो मुख्य रूप से व्यापारी, उद्योगपति और शिक्षित वर्ग था, भी इस असंतोष के साथ जुड़ चुका था। इस स्थिति ने एक बड़े परिवर्तन की नींव रखी, जो भविष्य में फ्रांसीसी क्रांति की ओर बढ़ेगा। अब लोगों के मन में यह विचार बनने लगे थे कि जब तक समाज में समानता और न्याय नहीं आएगा, तब तक उनका जीवन बेहतर नहीं हो सकता। अब दोस्तों, जब हम फ्रांस की असमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझ चुके हैं, तो अगला कदम इस असंतोष की और भी गहरी समझ प्राप्त करना है। आर्थिक संकट और रोटी की हड़ताल जैसे बड़े मुद्दे जल्द ही फ्रांस में बगावत के नए मोर्चे खोल देंगे।
अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे अर्थव्यवस्था की असमानता और रोटी की कमी ने फ्रांस में भुखमरी और रोटी की हड़ताल को जन्म दिया। ये घटनाएं ही उस असंतोष को और बढ़ाएंगी जो बाद में फ्रांसीसी क्रांति का कारण बनेगा। तो मेरे दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और जानिए कैसे फ्रांस में लोग बगावत के लिए तैयार हो रहे थे। अगले एपिसोड में हम रोटी की हड़ताल और भुखमरी की कहानी को विस्तार से देखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए।